और अगर वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले अपने एक्सरसाइज 5.1 को आगे की तरफ करेंगे। यहां पर मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है। सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ यहां पर डेफिनेशंस लिखनी है, जैसे कि पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर की डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये सभी डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है ना। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है, आपको जब इनकी डेफिनेशन दे रहे होंगे तो इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड भी यूज हो रहे होंगे जो पहले से डिफाइंड नहीं है, यानी कि आपने उनकी डेफिनेशन नहीं बताई, ठीक है। तो आपको वो वर्ड्स भी क्या करने हैं, कलेक्ट करने, वहां से छांट कर बताने हैं कि क्या ऐसा कोई वर्ड है जो पहले से डिफाइन नहीं हुआ है, और अगर ऐसे कोई पॉइंट हैं तो आप उनको कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ, जो है आपका पैरेलल लाइन। सॉल्यूशन जो है आपका पहले का, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, आप सभी को पता होगा। टू लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, जिनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। टू लाइंस इन अ प्लेन in which there is no common point is called parallel lines. नो कॉमन पॉइंट भी लिख सकते हो, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, टू लाइंस इन अ प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास दो लाइंस हैं, ये रही। एक लाइन का नाम मैंने रख दिया ए बी और दूसरी लाइन का नाम रख दिया मैंने सी डी। अब ए बी और सी डी ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और हमेशा ही क्या रहेंगी, इसी तरीके से चलती रहेंगी, कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दैट मींस इनके पास कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब ये दो लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, इनके पास ये पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट होता है, जहां पे वो टच करते हैं उसको कॉमन पॉइंट बोलते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस के पास कॉमन पॉइंट होगा, लेकिन पैरेलल लाइंस के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पर पैरेलल लाइंस होती है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये भी हमेशा कैसा रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। किसी भी पॉइंट पर अगर आप जैसे मान लीजिए यहां पर 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर अगर मेजर करोगे तो भी 5 रहेगा, इससे आगे भी करोगे तो भी 5 सेंटीमीटर ही रहने वाला है, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट बताओ जो यहां पे अनडिफाइंड है। देखो, हमने नाम लिया टू लाइंस, क्या हमें पता है लाइंस क्या होती है, क्या हमने डिफाइन किया, नहीं किया। तो ये कैसे पॉइंट है, अनडिफाइंड पॉइंट्स हैं। आर देयर एनी अदर टर्म्स बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या और कोई पॉइंट्स थे यहाँ पे डिफाइन करने के लिए जो पहले बताने चाहिए थे। अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि लाइंस क्या होती हैं तो पैरेलल लाइन कैसे पता कर पाएगा। उसके साथ साथ प्लेन, हमें प्लेन का भी नहीं पता क्या होता है। उसके बाद पॉइंट, क्या आपको पता है पॉइंट क्या होता है, बेशक आपको पता है, लेकिन हमने यहां पर डिफाइंड नहीं की है। तो हम यहां लिख सकते हैं, हियर द टर्म्स, कौन कौन सी टर्म्स है, लाइन, प्लेन एंड पॉइंट इज अनडिफाइंड, या फिर यहां लिख सकते हो, इज नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, इज नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, ठीक है। अभी एक चीज और बाकी है, वो क्या बाकी है, इन्होंने कहा एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो आप उनको डिफाइन कैसे करोगे। तो आप एक पार्ट, जैसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप एक बार लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या कर दोगे, लाइन, प्लेन और पॉइंट की डेफिनेशन लिख दोगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट्स में अलग अलग जगह पर प्लेन, लाइन और पॉइंट और लाइन आने वाले हैं, तो
एक बार सबसे लास्ट में जाकर एक बार में ही सबको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इनकी डेफिनेशंस लिख देते हैं और इनमें बता देते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो डिफाइंड हो जाने चाहिए थे। चलो सेकंड पार्ट की बात करते हैं फिर इसी बात पर। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, ये भी कुछ इसी तरीके से, टू लाइंस इन अ प्लेन विच intersect each other at 90 डिग्री को हम लिखते हैं at one right angle, at one right angle are called perpendicular lines। क्लियर हो गया यहां पे। परपेंडिकुलर लाइन कैसे होती है, इस तरीके से, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और एंगल कैसा बना रही है एक दूसरे के साथ, 90 डिग्री का। क्लियर हो गया। अब यहां पर भी कुछ चीजें हैं जो हमें डिफाइन करनी चाहिए थी। कौन कौन सी है, लाइंस, प्लेन और राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो कैसे काम चलेगा, और बस इस तरीके से। तो यहां लिखेंगे हेयर द टर्म line, plane and right angle need to be defined first। पहले इन चीजों को डिफाइन करना चाहिए था, तभी जाके इस डेफिनेशन को बताना चाहिए था। क्लियर हुआ इतना। अब ये जो बाकी तीन है वो मैं वर्बल आपको बता रहा हूं और आपको उसे लिख लेना है, ठीक है। तो जल्दी से पेन और नोटबुक लेकर बैठो, अपनी रफ नोटबुक ले लो, यहां पे स्टॉप कर दो वीडियो को, और एक रफ नोटबुक ले लो और पेन ले लो जिससे कि आप लिख सको। तो जैसे कि लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स एंड हैज अ फिक्स्ड लेंथ। Okay, line segment is part of line which has two end points and has a fixed length। अब यहां पर जो लिखना है, ठीक है, ये तो क्या होगी, डेफिनेशन हो गई लाइन सेगमेंट की, और फेयर नोटबुक में लिखनी है आपको, ध्यान रखना। ये तो हो गई डेफिनेशन। तो हमें कुछ ऐसे पॉइंट भी बताने थे जो पहले से डिफाइन करने थे। तो सबसे पहले हम बताएंगे, इसमें बस एक ही चीज है, वो है आपका लाइन, ठीक है, कि लाइन हमने डिफाइंड नहीं की है। तो हेयर द टर्म लाइन इज नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट की बारी है, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, डायग्राम मैं बना के दिखा देता हूं और उसके साथ साथ आपको बता दूंगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल की जब डेफिनेशन लिखोगे, कैसे लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द center and any point on the circle is called radius। the distance between center and any point on the circle, सर्कल पे किसी भी पॉइंट के बीच में और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाता है, हमारा रेडियस कहलाता है, ठीक है। क्लियर है आपको, दोबारा बताता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। लिख लिया। अब यहां पे अनडिफाइंड क्या है, यहां पे अनडिफाइंड है सेंटर। सेंटर डिफाइंड होना चाहिए था, सेंटर क्या होता है, ठीक है। ओके, एक तो सेंटर हो गया, और आप बस इतना ही रख सकते हो यहां पे। क्लियर। जो यहां पे क्या लिख दोगे, हेयर द टर्म सेंटर इज नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, या फिर सर्कल भी लिख दो कि सर्कल की डेफिनेशन भी हमें बतानी चाहिए थी, क्योंकि सर्कल का हमें पता ही नहीं है। तो यहां पे लिख दो, हेयर द टर्म सेंटर एंड सर्कल आर नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्लियर है, ओके। अब पार्ट नंबर 5, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ प्लेन। स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ प्लेन विच इज मेड अप ऑफ 4 साइड्स, ठीक है। या फिर चलो इसको छोड़ दो, थोड़ा दूसरे चेंज करते हैं।
स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स। ठीक है, स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स। द 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर आल्सो इक्वल टू 1 right angle. All angles of the square are equal to 1 right angle. क्लियर है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो देख लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। स्क्वायर इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड्स, ये तो हो गया। उसके बाद ऑल 4 साइड्स आर इक्वल ऑफ अ स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? All angles of a square are equal to 1 right angle. सभी एंगल्स किसके इक्वल हैं? 90 डिग्री के। तो अब इसमें कौन सी चीजें रह गई जो अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड हो गई आपकी, इसमें हो जाएगी, यहां लिखेंगे हेयर द टर्म राइट एंगल। ठीक है, क्योंकि साइड्स हमने बताया ऐसा कुछ था नहीं जो हमारा यहां पे डिफाइंड नहीं था, तो हमें सभी चीजों को डिफाइंड था। तो यहां पे क्या बता सकते हो आप? द टर्म राइट एंगल इज नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। क्लियर है? इतना लिख लिया। उसके बाद अब सब कुछ कर चुके हैं, कुछ ऐसी चीजें थी जो डिफाइंड करनी थी, उनको कर लेते हैं डिफाइंड। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं, यहां पे कौन कौन सी चीजें हैं? लाइन, प्लेन, पॉइंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो पॉइंट की। ठीक है, क्या लिखोगे? पॉइंट की डेफिनेशन लिखो, और इस तरीके से पॉइंट लिखो, पॉइंट। ओके, तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे? पॉइंट इज अ, या फिर एक मिनट, इसको इस तरीके से लिखो, पॉइंट इज अ शार्प डॉट। पॉइंट इज अ शार्प डॉट ऑन अ प्लेन। इट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। पॉइंट इज अ शार्प डॉट ऑन अ प्लेन एंड इट इज अ डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस यानी कि इसके पास ना लेंथ है ना ब्रेड्थ है। क्लियर? उसके बाद आप बताओ लाइन। लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, या फिर लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन, या फिर इन वन डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से। प्लेन क्या है? प्लेन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए आपके पास ये क्या है? बोर्ड है। अब ये बोर्ड क्या है? प्लेन। इस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को कलेक्ट किया है इसने, सभी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इनको क्या किया है? कलेक्ट किया है, इसीलिए क्या बन चुका है? प्लेन। अब लाइन ने क्या किया था? पॉइंट्स को कलेक्ट किया, हर लाइन ने पॉइंट्स को कलेक्ट किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा एक पॉइंट और रह गया, राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ये भी डेफिनेशन हो गई, लिख लिया आपने ये सब। उसके बाद सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन लिख दो। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या लिखोगे? अ सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। ए सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स which are at equal distance from a fixed point. A circle is the collection of all points which are at fixed distance from a fixed point, या which are at constant distance from a fixed point, and the fixed point is called center. हमने सभी चीजों को डिफाइन कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। अगर आपको लिखने में ऐसा लगा हो कि मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया है, तो आप क्या कर सकते हो? वीडियो को पीछे कर दो, इसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है ना? अब तो आप चाहे जितनी मर्जी बार वीडियो को पीछे करते रहो, सुनते रहो, जहां पर आपका एक सेंटेंस कंप्लीट होता है उसको पॉज करो और लिख लो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन भी आप अगर देखो तो क्या है? आपको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या बोला है कि कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स आर गिवन। मान लीजिए आपको 2 पोस्टुलेट्स दिए जाते हैं, और पोस्टुलेट किस तरीके से? पहला पोस्टुलेट तो क्या कहता है? गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए आपने क्या किया,
ए और बी, इस तरीके से 2 पॉइंट लिए तो इनके बीच में सी पॉइंट लाई करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट का मीनिंग है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को समझूं, इस स्टेटमेंट को समझूं, तो स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। और ये वर्ड कहां से मिला हमें? ये हमें एक्सियोम 1 से मिलता है। ठीक है, कि हमारे पास एक जो टर्मिनेटिंग लाइन है, 2 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन पास होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट में क्या लिखा हुआ है? देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। यहां पर हमारे पास कोई ना कोई 3 पॉइंट हो सकते हैं जो सेम लाइन पे प्रेजेंट ना हो। ये मान लीजिए आपकी एक लाइन है, अब मुझे 3 पॉइंट ऐसे ढूंढने हैं जो सेम लाइन पर ना हो। ए बी 2 पॉइंट तो है, अब मैंने यहां पे थर्ड पॉइंट लगा दिया सी। ये थर्ड पॉइंट सेम लाइन पर नहीं है। ये तीनों 3 पॉइंट जो हमारे ए बी सी हैं वो सेम लाइन पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी लाइन कैसी है? ठीक है। अब आगे क्या कहता है? डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि कोई अनडिफाइंड टर्म है हमारे पास, तो यहां पर भी है, इन पोस्टुलेट में भी है। कौन कौन सी है? सबसे पहले तो इन्होंने पॉइंट को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, और इन्होंने क्या है आपको पोस्टुलेट के बारे में भी बताया। तो आप लिख सकते हो हियर आर द टर्म्स पॉइंट एंड पोस्टुलेट्स आर अनडिफाइंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड टर्म्स में। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं यानी कि जो आपके आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। ऐसे पॉइंट्स जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना करें उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट पोस्टुलेट्स। अब ये देखो यहां पर आपके सामने दोनों पोस्टुलेट हैं। क्या जो दोनों पोस्टुलेट है एक दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते, अलग अलग बातें बोल रहे हैं। पहले वाला बोलता है कि 2 पॉइंट के बीच में 1 पॉइंट लाई करेगा, वो भी सही है। दूसरे वाला पोस्टुलेट बोलता है कि 3 पॉइंट एक लाइन पे हो नहीं सकते, मतलब कोई ना कोई 3 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे जो सेम लाइन पर नहीं है, तो ये भी सच है। ठीक है, और दोनों का ही आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों पॉइंट जो आपके हैं ये क्या है? कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज और पूछता है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन। क्या आपको लगता है, आपको 5 पॉइंट्स बताए थे मैंने यूक्लिड पोस्टुलेट में, क्या उनमें से किसी भी पोस्टुलेट में ये कुछ बताया गया था? तो नहीं। तो आप क्या लिखोगे? नो दे डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो आंसर किस तरीके से लिखना है वो बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आपने क्या बताया था? हेयर द टर्म्स पॉइंट एंड पोस्टुलेट्स आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आंसर लिखना है वो क्या लिखोगे? these postulates are consistent as they do not contradict each other। ठीक है, ये दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरा आंसर क्या बताना था आपको? do they follow postulates यूक्लिड पोस्टुलेट। तो आप लिख दोगे no they do not follow यूक्लिड पोस्टुलेट। तो इस तरीके से 3 अलग अलग लाइंस में आप आंसर लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में दिए जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।